इतिहास अक्सर राजाओं के नाम याद रखता है, लेकिन कई बार असली क्रांति गांवों की पगडंडियों से जन्म लेती है। 1857 की क्रांति भी ऐसी ही कहानी है। यह केवल सैनिकों की बगावत नहीं थी, यह किसानों, मजदूरों, कारीगरों, जमींदारों और आम लोगों का ऐसा जन विद्रोह था जिसने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत को ये एहसास करा दिया था कि भारत को हमेशा गुलाम बनाकर रखना आसान नहीं होगा। जब 1857 की बात होती है तो हमारी किताबें मेरठ, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल तक सीमित रह जाती हैं। लेकिन इन्हीं घटनाओं के समानांतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसा किसान भी था जिसने अंग्रेजों की नसों में डर भर दिया था। अंग्रेजी सेना की रसद रोक दी, सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया, बड़ों तहसील पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया, दिल्ली और मेरठ के बीच अंग्रेजों का संपर्क तोड़ दिया और अंत में अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते हुए प्राण न्योछावर कर दिए। वो नाम था बाबा शाहमल। आज हम केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं सुनाएंगे, हम उस पूरे दौर को समझेंगे जिसने बाबा शाहमल को जन्म दिया। क्योंकि कोई भी नायक अचानक पैदा नहीं होता, उसके पीछे उसके समय की पीड़ा होती है, समाज का आक्रोश होता है और जनता का विश्वास होता है। 19वीं शताब्दी के मध्य का पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज जैसा नहीं था। आज जिस क्षेत्र को हम मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के नाम से जानते हैं, तब वो उत्तर पश्चिमी प्रांत का महत्वपूर्ण खेतीबाड़ी वाला इलाका था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, गेहूं, जौ, बाजरा, गन्ना और दूसरी फसलें किसानों की मेहनत से लहलाती थी। गांव आत्मनिर्भर थे, पशुपालन और खेती जीवन का आधार थे। लेकिन इस समृद्धि पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर पड़ चुकी थी। 1757 की प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी धीरे धीरे व्यापारी से शासक बन चुकी थी। उसका उद्देश्य शासन नहीं, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, राजस्व वसूलना रह गया था। किसानों के लिए जमीन जीवन थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए वही जमीन केवल कर वसूलने का साधन मात्र थी। लगान लगातार बढ़ाया जा रहा था। फसल खराब हो जाए, बारिश कम हो जाए या बाढ़ आ जाए, अंग्रेजी हुकूमत को इससे कोई मतलब नहीं था। लगान हर हाल में देना था। समय पर भुगतान न होने पर खेत कुर्क कर लिए जाते थे, पशु जब्त कर लिए जाते थे। कई बार किसानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे। इसके साथ ही गांवों की पुरानी सामाजिक व्यवस्था भी टूटने लगी थी। पहले स्थानीय पंचायतें और प्रभावशाली ग्रामीण विवाद सुलझाते थे, अब हर छोटी बड़ी बात अंग्रेजी अदालतों और अधिकारियों तक पहुंचने लगी। मुकदमे बढ़े, रिश्वत बढ़ी, महाजनों का प्रभाव बढ़ा, किसान कर्ज में डूबता चला गया। यही वो समय था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ग्रामीण समाज भीतर ही भीतर सुलग रहा था। लेकिन केवल किसान ही नाराज नहीं था, कारीगर भी परेशान थे, बुनकरों का काम चौपट हो गया था, स्थानीय व्यापार पर अंग्रेजी वस्तुओं का कब्जा बढ़ रहा था, घुड़सवार सैनिकों में असंतोष था, पुलिस और तहसील व्यवस्था भ्रष्ट होती जा रही थी। यानी समाज का लगभग हर वर्ग किसी न किसी कारण से अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक और महत्व था, ये दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका था। मेरठ एक विशाल सैनिक छावनी थी। दिल्ली मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की राजधानी थी। यमुना नदी दोनों क्षेत्रों के बीच में जीवन रेखा की तरह बहती थी। दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले रास्ते, घाट और नावों के पुल अंग्रेजी सेना की आवाजाही के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। अंग्रेज इस इलाके पर विशेष निगरानी रखे हुए थे। उधर गांवों में एक अलग ही हलचल थी। रोटी और कमल के फूल का संदेश गांव-गांव पहुंच रहा था। यह संदेश क्या था, किसने भेजा, इस पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। लेकिन इतना तय है कि 1857 से पहले उत्तर भारत में एक अद्भुत अदृश्य तैयारी चल रही थी। लोग खुलकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन सब समझ रहे थे कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। फिर आया 10 मई 1857। मेरठ की सैनिक छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह तेज कर दिया, जेल तोड़ दी गई, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला हुआ। क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली की ओर निकल पड़े। रात भर घोड़ों की टापें गूंजती रहीं। दिल्ली में गांवों के लोग उन्हें खाना, पानी, घोड़े तक उपलब्ध करा रहे थे। यहीं से कहानी केवल सैनिक विद्रोह की नहीं रही, ये जनता की क्रांति बन गई। मेरठ से निकलने वाली हर खबर बागपत, बड़ौद, बिजरौल, बसोद, बड़का, खेकड़ा, बावली
यमुना खादर के गांवों तक पहुंचने लगी। लोग पूछने लगे, क्या अंग्रेजों का राज सचमुच खत्म हो सकता है? क्या किसान भी इस लड़ाई का हिस्सा बन सकता है? क्या गांव भी ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने वाला एक ही शख्स था। वह शख्स किसी महल में नहीं रहता था, वो कोई राजा नहीं था, उसके पास अंग्रेजों जैसी सेना नहीं थी, उसके पास तोपें नहीं थी, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी ताकत थी जनता का विश्वास। और वो शख्स थे बिजरोल गांव के साधारण किसान नेता बाबा शाहमल। आखिर कौन थे बाबा शाहमल? उनका परिवार कौन था? वो किस प्रकार पूरे बागपत क्षेत्र के किसानों के नेता बने? कैसे मेरठ की क्रांति की चिंगारी ने उनके नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक विशाल जन विद्रोह में बदल दिया? आइए जानते हैं। मेरठ की क्रांति की चिंगारी अब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल चुकी थी। अंग्रेजों को अभी यह अंदाजा नहीं था कि आग केवल सैनिक छावनियों तक सीमित नहीं रहेगी। गांव जाग चुके थे, खेतों में हल चलाने वाले किसान अब आजादी की बात कर रहे थे। चौपालों में फसल की नहीं, अंग्रेजों की हुकूमत को उखाड़ फेंकने की चर्चा होने लगी थी। इसी दौर में बागपत क्षेत्र का एक गांव तेजी से इतिहास के केंद्र में आने वाला था, और ये गांव था बिजरोल। आज ये एक सामान्य गांव दिखाई देता है, लेकिन 1857 में यही गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। यहीं से उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बाबा शाहमल। बाबा शाहमल एक समृद्ध किसान परिवार से थे। स्थानीय समाज में उनका गहरा सम्मान था। वो केवल अपने गांव के मुखिया नहीं थे, बल्कि आसपास के अनेक गांवों में उनकी बात मानी जाती थी। उस समय गांवों के बीच में सामाजिक और आर्थिक रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत थे। शादी ब्याह, खेती, पशुपालन और सुरक्षा जैसे सवालों पर गांव के लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। ऐसे समाज में किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति का नेतृत्व बहुत मायने रखता था, और बाबा शाहमल वही नेतृत्व बनकर उभरे थे। इतिहासकारों का मानना है कि बाबा शाहमल ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि एक संगठित रणनीति के रूप में देखा। वो जानते थे कि यदि गांव बिखरे रहे तो अंग्रेज एक एक करके सबको कुचल देंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले संगठन पर काम किया। बिजरोल में लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। आसपास के गांवों के चौधरी, किसान, नौजवान, ग्रामीण नेता यहाँ आने लगे। ये तय किया गया कि अब कोई गांव अकेले नहीं लड़ेगा, पूरे क्षेत्र को एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करना होगा। बिजरोल के साथ साथ बड़का, बसोद, बावली, खेकड़ा, बड़ौद, दहा, दोगट और यमुना खादर के तमाम गांव इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। गांवों के बीच संदेश पहुंचाने के लिए घुड़सवार दूत नियुक्त किए गए। रात के अंधेरे में बैठकें होती और सुबह होने से पहले लोग अपने अपने गांव लौट जाते। अंग्रेजी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। यहीं से बाबा शाहमल की सबसे बड़ी विशेषता सामने आई। वे केवल योद्धा नहीं थे, वो एक कुशल संगठनकर्ता भी थे। उन्होंने किसानों को समझाया कि ये लड़ाई किसी एक गांव की नहीं है, किसी एक शख्स की नहीं है। यदि अंग्रेज आज बिजरोल को कुचल देंगे तो कल बसोद की बारी होगी, फिर बड़का की ओर, फिर पूरे इलाके की। इसलिए हर गांव दूसरे गांव की रक्षा करेगा। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण गांव इस संघर्ष का अहम हिस्सा बनता है, और उस गांव का नाम है बसोद। बसोद गांव यमुना के उस मार्ग के निकट था जहां से दिल्ली और मेरठ के बीच अंग्रेजी सेना का आना जाना होता था। उस समय यमुना पर स्थायी पुल नहीं था। बरसात और मौसम के अनुसार नावों को जोड़ करके अस्थायी पुल बनाए जाते थे, और इन्हीं पुलों से सैनिक, घोड़े, तोपें, रसद और सरकारी डाक गुजरती थी। अंग्रेजों के लिए यह जीवन रेखा थी। बाबा शाहमल ने अपने विश्वस्त साथियों के साथ इस पूरे रास्ते का अध्ययन किया। उन्होंने समझ लिया कि यदि इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो दिल्ली में मौजूद अंग्रेजी सेना तक रसद पहुंचाना, सहायता पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। और यह फैसला उस समय के हिसाब से बेहद साहसिक था, क्योंकि इसका मतलब था सीधे अंग्रेजी हुकूमत की सैन्य व्यवस्था पर हमला करना। स्थानीय परंपराओं और कई ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार बसोद और आसपास के गांवों के क्रांतिकारी किसान इस योजना में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। रात के अंधेरे में नावों के पुल पर धावा बोल दिया गया, नावों को खोल दिया गया, रस्सियां काट डाली गईं, पुल को इस्तेमाल के लायक नहीं रहने दिया गया। विवरण बताते हैं कि पुल की सुरक्षा कर रहे अंग्रेज समर्थक कर्मचारियों को भी खदेड़ दिया गया।
सुबह जब अंग्रेज अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो उनके सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। दिल्ली और मेरठ के बीच सैनिक सहायता तत्काल भेजना आसान नहीं रहा। रसद की गाड़ियां रुक गईं, संचार बाधित हो गया। अंग्रेजी प्रशासन को पहली बार एहसास हुआ कि यह विद्रोह केवल भावनात्मक नहीं है बल्कि सैन्य दृष्टि से भी बेहद सुविचारित है, सुनियोजित है। यमुना का नावों वाला पुल टूटना 1857 की क्रांति की ऐतिहासिक कहानी है, महत्वपूर्ण घटना है। अक्सर इतिहास की किताबों में इसका उल्लेख बहुत संक्षेप में मिलता है, लेकिन यदि उस समय की परिस्थितियों को समझा जाए तो यह अंग्रेजों के लिए बेहद बड़ा झटका था। किसी भी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसकी रसद होती है और बाबा शाहमल ने उसी पर प्रहार किया था। यही वो पल था जब अंग्रेज अधिकारियों ने बाबा शाहमल को केवल एक स्थानीय किसान नहीं बल्कि एक खतरनाक विद्रोही नेता के रूप में देखना शुरू किया। उनके बारे में सूचनाएं मेरठ, दिल्ली और दूसरे प्रशासनिक केंद्रों तक भेजे जाने लगी। अंग्रेजी रिपोर्टों में यह चिंता साफ दिखाई देती है कि बागपत और बड़ौद का इलाका कंपनी सरकार के नियंत्रण से तेजी से बाहर जा रहा है। उधर गांवों में बाबा शाहमल का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। लोग उन्हें केवल नेता नहीं बल्कि अपना संरक्षक मानने लगे थे। किसान अपनी इच्छा से उन्हें अनाज देने लगे, लोहार हथियार बनाने लगे, बढ़ई भाले तैयार करने लगे, बल्लम के डंडे तैयार करने लगे। महिलाएं भोजन बनाने में जुटी रहती, रसद की व्यवस्था संभालती रहती। युवाओं को संदेशवाहक बनाया गया। देखते ही देखते पूरा इलाका एक संगठित जनशक्ति में बदल गया। अब अगला लक्ष्य केवल अंग्रेजों की रसद रोकना नहीं था, अगला टारगेट था अंग्रेजी प्रशासन की जड़ पर प्रहार करना, और उसके लिए चुना गया बड़ौद। बड़ौद उस समय इस पूरे क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। तहसील, सरकारी खजाना और राजस्व अभिलेख वहीं रखे जाते थे। यदि बड़ौद पर कब्जा हो जाता तो अंग्रेजी शासन की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाती। बाबा शाहमल ने अपने साथियों के साथ अंतिम योजना बनाई। गांवों में संदेश भेजा गया। हजारों किसान हथियार लेकर तैयार हो गए। कोई तलवार लेकर आया, कोई भाला, कोई बल्लम और कोई केवल मजबूत लाठी लेकर ही निकल पड़ा। किसी के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन सबके भीतर एक भरोसा था कि अब यह लड़ाई निर्णायक होगी, आर पार की होगी। बाबा शाहमल ने बड़ौद तहसील पर कब्जा कैसे किया? सरकारी खजाने का क्या हुआ? बहादुर शाह जफर तक उनकी वीरता की खबर कैसे पहुंची? और क्यों अंग्रेजों ने उन्हें किसी भी कीमत पर खत्म करने का फैसला ले लिया? ये कहानी बहुत दिलचस्प है। बड़ौद पर कब्जा अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती थी। बहादुर शाह जफर का विश्वास इससे ज्यादा बढ़ा बाबा शाहमल में। यमुना पर बना नावों का पुल टूट चुका था। दिल्ली और मेरठ के बीच अंग्रेजी सेना की रसद व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। बसोद, बिजरोल, बड़का, बावली, दहा, दोगट और आसपास के गांव अब खुलकर बाबा शाहमल के साथ खड़े थे। अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है, यह पूरे इलाके में फैल चुकी जन क्रांति है। लेकिन बाबा शाहमल का मकसद केवल अंग्रेजों को परेशान करना नहीं था। उनका असली मकसद था अंग्रेजी शासन की उस पूरी व्यवस्था को तोड़ देना जिसके सहारे ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों से लगान वसूलती थी और पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए किसानों पर कोड़े बरसाती थी। उस व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र था बड़ौद। उस सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक इस इलाके में था बड़ौद। आज का बड़ौद एक विकसित कस्बा है, लेकिन 1857 में अंग्रेजी प्रशासन का बेहद महत्वपूर्ण केंद्र था। यही तहसील थी, यही सरकारी खजाना रखा हुआ था, यही किसानों के खेतों के रिकॉर्ड रखे गए थे और यहीं से लगान वसूली का पूरा तंत्र चलता था। किसानों के लिए बड़ौद केवल एक कस्बा नहीं था, यह उनके शोषण का प्रतीक बन चुका था। बाबा शाहमल ने अपने विश्वास के साथियों के साथ योजना बनाई। फैसला हुआ कि अगर बड़ौद पर कब्जा हो गया तो अंग्रेजी शासन की कमर टूट जाएगी। योजना पूरी तरह गोपनीय थी। गांव गांव संदेश भेजे गए, चौपालों पर बैठकों का दौर चला। हर गांव ने तय कर लिया कि अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो दिन आया जब हजारों किसान बड़ौद की तरफ बढ़ चले। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में भाला, किसी के पास बल्लम था, किसी के पास लाठी, लेकिन सबके पास एक कॉमन चीज थी, हौसला।
और ये हौसला उनके भीतर वर्षों से पैदा हुए दर्द का नतीजा था, अन्याय का प्रतीक था, उस गुस्से का रिफ्लेक्शन था, आजादी का संकल्प था। जैसे ही जनसैलाब बड़ौत पहुंचा, अंग्रेज प्रशासन बुरी तरह से घबरा गया। इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों के एक साथ पहुंचने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तहसील में अफरा तफरी मच गई, सरकारी कर्मचारी भागने लगे, अंग्रेजों के समर्थक स्थानीय लोग भी जान बचाकर भाग गए। कुछ ही देर में क्रांतिकारियों ने तहसील पर कब्जा स्थापित कर लिया, सरकारी खजाने पर किसानों का कब्जा हो गया। लेकिन यह धन किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कब्जाया गया था। स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक उल्लेखों के मुताबिक इस धन का इस्तेमाल हथियार जुटाने, रसद की व्यवस्था करने और क्रांतिकारियों की सहायता के लिए किया गया। इसके बाद बाबा शाहमल ने वो कदम उठाया जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। राजस्व अभिलेख जला दिए गए। यही वो कागज थे जिनके आधार पर किसानों से लगान वसूला जाता था। इन दस्तावेजों का जलाया जाना केवल कागजों को आग लगाना नहीं था, ये अंग्रेजों की आर्थिक सत्ता को खुली चुनौती थी। किसानों ने इसे अपनी गुलामी की जंजीर टूटने के रूप में देखा। कुछ समय के लिए बड़ौत और आसपास का विशाल इलाका अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह बाहर हो गया। अब यहां कंपनी सरकार का वजूद खत्म हो चुका था। क्रांतिकारियों का प्रभाव था। उधर दिल्ली में भी घटनाएं तेजी से बदल रही थीं। मेरठ से पहुंचे विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को पूरे आंदोलन का प्रतीक सम्राट घोषित कर दिया था। लाल किले से क्रांति की आवाज उत्तर भारत के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। इसी दौरान बाबा शाहमल की सफलता की खबर भी दिल्ली पहुंची। कई ऐतिहासिक स्रोतों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार बहादुर शाह जफर ने बाबा शाहमल के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ौत क्षेत्र का प्रशासनिक दायित्व सौंप दिया। कुछ विवरणों में उन्हें उस क्षेत्र का सूबेदार या शाही प्रतिनिधि भी बताया गया है। यह केवल सम्मान नहीं था, यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश था जो उस वक्त भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर ने दिया था। इसका अर्थ था कि यह आंदोलन अब केवल विद्रोह नहीं रहा था, अब अंग्रेजी सत्ता के समानांतर भारतीय शासन की शुरुआत हो रही थी। यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डराने लगी थी, क्योंकि कोई भी साम्राज्य केवल युद्ध हारने से नहीं टूटता, वह तब टूटता है जब जनता उसका शासन मानना बंद कर देती है, और बड़ौत में यही होने लगा था। गांवों के लोग बाबा शाहमल के आदेश को मानने लगे। लगान देना बंद होने लगा, अनाज और रसद क्रांतिकारियों तक पहुंचने लगी। लोहार दिन रात हथियार बनाने में जुटे रहते, किसान अपनी बैलगाड़ियों से सामान रसद पहुंचाने में जुटे रहते, महिलाएं भोजन तैयार करने लगी और दिल्ली को भेजने के लिए बसोद में एक बड़ा रसद का भंडार तैयार किया गया। युवा संदेशवाहक बन गए, पूरा इलाका एक संगठित जनसेना में बदल गया। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे थे। मेरठ के अधिकारियों की रिपोर्टें लगातार दिल्ली और अपने उच्च अधिकारियों तक भेजी जा रही थी। रिपोर्ट में एक नाम बार बार लिखा जा रहा था, बाबा शाहमल। उन्हें इस पूरे किसान विद्रोह का सबसे प्रभावशाली और खतरनाक नेता बताया जा रहा था। रिपोर्टों में साफ लिखा गया था कि बागपत और बड़ौत क्षेत्र में कंपनी सरकार का नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है। यही अंग्रेजों ने निर्णायक फैसला लिया। अब केवल बड़ौत वापस लेना ही काफी नहीं था। बाबा शाहमल को हर हाल में खत्म करना उन्होंने अपना टारगेट बना लिया। दिल्ली और मेरठ से अतिरिक्त सैनिक बुलाए गए, घुड़सवार टुकड़ियां तैयार की गईं, तोपें रवाना कर दी गईं, साथ ही मुखबिरों का भी जाल फैला दिया गया। कौन सा गांव बाबा शाहमल के साथ है, कौन भोजन पहुंचाता है, कौन हथियार बनाता है, कौन संदेश लेकर के जाता है, हर जानकारी जुटाई जाने लगी। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर बाबा शाहमल जीवित रहे तो आसपास के दूसरे इलाकों पर भी उनका नियंत्रण नहीं रहेगा और धीरे धीरे पूरा गंगा यमुना का दोआबा उनके हाथ से निकल सकता है। यहीं से 1857 की किसान क्रांति निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। एक तरफ हजारों किसान अपने नेता के साथ खड़े थे, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली औपनिवेशिक सेना पूरी तैयारी के साथ, तोपों के साथ, घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ रही थी। अब टकराव तय था और यह टकराव होगा बड़का की धरती पर, बागपत जिले का गांव बड़का,
जहां रेलवे का हाल्ट भी है। बड़ौत अब क्रांतिकारियों के नियंत्रण में था। यमुना पर बना नावों का पुल टूट चुका था। सरकारी खजाना अंग्रेजों के हाथ से निकल चुका था और लगान वसूली की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। बिजरौल से लेकर के बसोद, बड़का और आसपास के तमाम गांव, जिनमें बावली, दहा, दोगट जैसे गांव भी शामिल थे, उन सब से अंग्रेजी फौज का नियंत्रण हट चुका था। आसपास के सारे गांवों में क्रांति की ज्वाला फैल रही थी और ये अब केवल सामान्य विद्रोह नहीं बचा था, ये अंग्रेजी सत्ता के समानांतर खड़ा हो चुका एक जन शासन था। मेरठ में बैठे अंग्रेज अधिकारी लगातार दिल्ली को भेजी जा रही रिपोर्टों में लिख रहे थे, बागपत और बड़ौत का पूरा इलाका एक किसान नेता के नियंत्रण में जा चुका है। अंग्रेज अधिकारी एफ विलियम डनलप ने भी अपनी रिपोर्टों में इस गंभीर स्थिति का बार बार उल्लेख किया। कंपनी सरकार समझ चुकी थी अगर बाबा शाहमल को तुरंत नहीं रोका गया तो यह आंदोलन सहारनपुर, रोहतक, करनाल और पूरे दोआबा तक फैल सकता है। फैसला हो गया, अब बातचीत नहीं होगी, सीधे सैन्य अभियान चलेगा। मेरठ से घुड़सवार सेना रवाना हुई। दिल्ली के अतिरिक्त सैनिक बुलाए गए। अंग्रेजों ने अपने वफादार मुखबिर गांव-गांव भेज दिए। हर सूचना जुटाई जाने लगी, किस गांव में कितने लड़ाके हैं, कौन क्या काम करता है, कौन हथियार बनाता है, कौन संदेशवाहक है, कौन रसद लेकर के जा रहा है। ऐसे सारे लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने टारगेट पर ले लिया। उधर बाबा शाहमल भी समझ चुके थे कि निर्णायक युद्ध अब दूर नहीं है। उन्होंने गांव-गांव में संदेश भिजवाया, जो अपनी धरती, अपनी फसल और अपनी आने वाली पीढ़ियों को आजाद देखना चाहता है, वो हथियार लेकर निकल पड़े। ये केवल एक नेता की पुकार नहीं थी, ये किसान क्रांति का शंखनाद था। बिजरौल के लोग निकले, बसोद से लोग निकले, बावली से लोग निकले, बड़का से लोग निकले, आसपास के हर गांव से लोग निकलते चले गए। दहा, दोगट, हर गांव से लोगों का सैलाब यमुना खादर के इलाकों में फैलता चला गया। किसान अपने अपने पारंपरिक हथियार लेकर के पहुंचने लगे। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में भाला था, किसी के पास बल्लम था, लेकिन हर शख्स के भीतर आजादी की आग सुलग रही थी। और फिर 12 जुलाई 1857 की वो तारीख, जब बड़का के आसपास का पूरा इलाका युद्ध भूमि बन चुका था। एक तरफ अंग्रेजी सेना थी, बंदूकें थी, तोपें थी, घुड़सवार दस्ते थे, प्रशिक्षित सैनिक थे। दूसरी तरफ गांवों के साधारण किसान थे, उनके हाथों में बल्लम, भाले और लाठियां थी। संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसला असीम था, वो साहस जिसे कोई सेना खरीद नहीं सकती। युद्ध शुरू हुआ। ग्रामीणों ने कई दिशाओं से हमला बोल दिया। खेत, मेड़, बाग और ऊंची झाड़ियों को ढाल बनाया गया। स्थानीय भूगोल का पूरा लाभ उठाया गया। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। अंग्रेजी फौज को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन आधुनिक हथियारों के सामने धीरे धीरे ग्रामीणों की क्षति बढ़ने लगी, शहादत बढ़ने लगी। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास को बदल दिया। युद्ध लड़ते हुए बाबा शाहमल वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने नेता को गिरते देखकर किसानों का हौसला कम नहीं पड़ा, उनके साथी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रखा। अंग्रेज युद्ध जीत चुके थे, लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने केवल एक व्यक्ति को नहीं, एक पूरे विचार को चुनौती दी है। और यही कारण था कि उन्होंने आतंक फैलाने का फैसला लिया। कई स्थानीय इतिहासकारों और क्षेत्रीय जनश्रुतियों के अनुसार बाबा शाहमल का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और फिर उसे भाले पर टांग कर आसपास के गांवों में अंग्रेजी फौज के सिपाहियों ने घुमाया। मकसद साफ था, लोग डर जाएं, दहशत फैल जाए और कोई दोबारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत न जुटा सके। यह औपनिवेशिक शासन की क्रूरतापूर्ण नीति थी, जिसमें केवल विद्रोहियों को मारना ही नहीं बल्कि जनता के मन में दहशत पैदा करना भी मुख्य लक्ष्य था। लेकिन अंग्रेजों का यह दांव उल्टा पड़ गया। बाबा शाहमल की शहादत के बाद भी लोग डरे नहीं और अधिक गुस्से से भर उठे। गांव-गांव बाबा शाहमल की शहादत की चर्चा होने लगी।
माएँ अपने बच्चों को उनकी वीरता की कहानियां सुनाने लगी, चौपालों पर उनके संघर्ष के किस्से गूंजने लगे। अब बाबा शाहमल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वो क्रांति का प्रतीक बन गए, वो किसान प्रतिरोध की मशाल बन गए। बड़का अब केवल एक युद्ध स्थल नहीं रहा, वो बलिदान की धरती में तब्दील हो गया। बिजरोल अब एक गांव नहीं था, वो किसान क्रांति की जन्मभूमि बन चुका था। बसोद अब केवल यमुना के किनारे का मामूली गांव नहीं था, वह उस ऐतिहासिक रणनीति का साक्षी था जिसने अंग्रेजी सेना की रसद रोक करके रख दी थी। और बड़ौत अब केवल तहसील भर नहीं था, बड़ौत उस किसान क्रांति का केंद्र बन चुका था जिसने कुछ समय के लिए अंग्रेजी शासन को इस पूरे क्षेत्र से उखाड़ फेंका था। आज जब 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा जाता है तो मेरठ की सैनिक क्रांति का उल्लेख अवश्य मिलता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने बाबा शाहमल के नेतृत्व में अंग्रेजों की रसद, प्रशासन और राजस्व व्यवस्था पर प्रहार न किया होता तो 1857 की क्रांति का स्वरूप शायद बिल्कुल अलग होता। बाबा शाहमल की शहादत ने पूरे देश को वो संदेश दिया कि भारत की आज़ादी केवल राजाओं और सैनिकों की लड़ाई नहीं थी, ये सामान्य किसानों की भी लड़ाई थी। इस संघर्ष की सबसे मजबूत नींव गांवों के किसानों ने रखी थी। आज़ादी के बाद बाबा शाहमल को इतिहास में वो स्थान क्यों नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? आज उनके नाम पर कौन कौन से स्मारक और विरासत मौजूद हैं? नई पीढ़ी उनके संघर्षों से क्या सीख सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप 1857 की क्रांति के इस नायक बाबा शाहमल की शहादत के इस महीने पर क्रांति की इस कहानी को किस तरह से देखते हैं? आपके जहन में किस तरह की यादें ताज़ा हैं? आप अपने बच्चों को किस तरह की जानकारी दे रहे हैं? ये हमारे YouTube चैनल सियासी पंचायत के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और बाबा शाहमल की इस कहानी को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। स्क्रीन पर खोल करके, LED पर खोल करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।